हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मजेदार उपन्यास क्रांति का देवता का पार्ट 6। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दिल में अरमान था मरने से पहले अपनों को गले लगाने का। अब तुम्हें यहाँ अपना कौन मिलेगा, ब्लैक बॉय ने कहा। नंबर 30 के दिल में जैसे भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ था। खुद को संभालने की चेष्टा के बाद भी वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। न जाने क्यों उसके कदम ठिठक गए। ब्लैक बॉय को भी रुक जाना पड़ा। उसने देखा नंबर 30 चमकीली आंखों से उसे देख रहा था। जब वह कुछ नहीं बोला तो ब्लैक बॉय ने कहा, क्या बात है? और उत्तर में एक झटके के साथ 30 नंबर ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। ब्लैक बॉय के सामने एक नारी खड़ी थी, उदेड़ सी आयु की एक खूबसूरत नारी। आंखों के करीब हल्की हल्की झुर्रियां पड़ी हुई थी। ब्लैक बॉय ने उसे ध्यान से देखा मगर पहचान नहीं पाया, लेकिन वह उसे उसी प्रकार देखती रही। ब्लैक बॉय ने महसूस किया धीरे धीरे नारी की आंखों में आंसू आ गए हो, होठ कांप रहे थे। कौन हैं आप? ब्लैक बॉय ने प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर फपक फपक कर रो पड़ी नारी। बोली, कैसा दुर्भाग्य है मेरा मेरा अपना बेटा, जिसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा। मेरा वही बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानता। क्या? बुरी तरह चौंक पड़ा ब्लैक बॉय। तुम मेरी माँ हो? माँ? चौंक कर ब्लैक बॉय कई कदम पीछे हट गया था। आज अच्छी तरह से देख लो बेटे, मैं हूँ तुम्हारी माँ, सविता, जिसने तुम्हें जन्म तो दिया लेकिन तुम्हारे प्यार को तरसती रही। और तुम्हें तो यह भी अब पता लगा है कि तुम्हारी माँ का नाम सविता था। मैं सविता हूँ मेरे बेटे, तेरी माँ हूँ मेरे अजय। क्या तू अपनी माँ के सीने से लगकर अपनी माँ के तड़पते आंसू नहीं पहुँचेगा? बोल अजय बोल। माँ, माँ। ब्लैक बॉय की आवाज़ भी थर्रा गई और वह दौड़कर अपनी माँ के गले से लग गया। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े। पता नहीं कितनी देर तक वे इसी दुख में पड़े रहे। जब फर्ज का ध्यान ब्लैक बॉय को आया तो बोला, माँ अगर हम जल्दी न चले तो? ओह, ब्लैक बॉय की बात पूरी भी न हो पाई थी कि सविता बोली, माफ करना बेटे। ब्लैक बॉय ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। उसके बाद वे दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। अब सविता ने अपने चेहरे पर नकाब पहनने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। जल्दी ही वे सुरंग के एक और बनी दरार में प्रविष्ट हो गए। कुछ दूर तक तो दरार इतनी सक्रिय चलती रही कि उसमें से केवल एक ही इंसान सिर झुकाकर निकल सकता था, परंतु थोड़ी ही दूर जाकर वह चौड़ी हो गई। वहाँ एक लोहे की ऊंची सीढ़ी रखी हुई थी। इस सीढ़ी का एक सिरा नीचे सुरंग के फर्श में गड़ा हुआ था और दूसरा ऊपर काफी ऊपर जाकर एक दीवार में। आगे ब्लैक बॉय और पीछे सविता ऊपर चढ़ते ही चले गए। ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी के सबसे ऊपर के नीचे का डंडा दबाया। बिना किसी प्रकार की आहट उत्पन्न किए दीवार में छोटा सा छिद्र बन गया। छिद्र से ब्लैक बॉय ने आंख सटा दी। अब वह राजमहल के एक कमरे का दृश्य स्पष्ट देख सकता था। उसने देखा कक्ष में फुचिंग बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसमें केवल एक या दो कश की जान रह गई थी। अभी ब्लैक बॉय कुछ सोच ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी नजर आया। इस अधिकारी की सांस फूली हुई थी। कदाचित वह कोई सूचना लाया था। क्या बात है वर्षिजा? फुचिंग द्वारा अधिकारी से कहे गए शब्द ब्लैक बॉय ने भी सुने। राजमहल के चारों ओर से बागियों की 4 टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं, वर्षिजा नामक अधिकारी ने सूचना दी। गुड,
फुचिंग जैसे इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था। बोला, तुम बाहर जाकर एक नंबर टुकड़ी को संभालो, हम अभी आते हैं। कहता हुआ फुचिंग उछलकर खड़ा हो चुका था। वर्षीजा तेजी के साथ बाहर निकल गया था। अब समय व्यर्थ करना ब्लैक बॉय ने उचित नहीं समझा। जल्दी से वह सीढ़ी का एक डंडा तय कर गया और उसने सीढ़ी के सबसे ऊपर सिरे पर दबाव डाला। हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ दीवार हट गई। हुचिंग अभी बाहर निकलने की तैयारी ही कर रहा था कि बुरी तरह चौंक कर पलटा, लेकिन तब तक हवा में लहराता हुआ ब्लैक बॉय कमरे में आ चुका था। हुचिंग ने बड़ी तेजी के साथ होलिस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। पिट! हल्की सी आवाज के साथ ब्लैक बॉय के साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर ने एक शोला उगला। गोली सीधी फुचिंग के रिवॉल्वर पर जाकर लगी। हवा में चक्करगिनी खाता हुआ फुचिंग का रिवॉल्वर कमरे में कहीं जा गिरा। हरकत मत करना फुचिंग बेटे, वरना अगली गोली बेजा फोड़ देगी। फुचिंग अवाक सा खड़ा रह गया। अब तक सविता भी वहां आ चुकी थी। फुचिंग को देखते ही वह चीखी, बेटे अजय, अजय बेटे, यही है वो दरिंदा जिसने तेरे छोटे भाई बहनों की जान ली थी। इसी ने मुन्ना और गुड़िया को बेरहमी से मारा था। इसे मत छोड़ना बेटे, इसे मत छोड़ना। इसे मैं मारूंगी, मैं अपने बच्चों की मौत का बदला लूंगी। जैसे पागल हो गई थी सविता। सुनते सुनते ब्लैक बॉय का चेहरा पत्थर के भांति सख्त हो गया। कनपटियां दहक उठी, आंखें सुर्ख हो गई, जबड़े एक दूसरे पर जम गए। उसने खूनी दृष्टि से फुचिंग को घूरा और घुर्राया। आज तू जिंदा नहीं बच सकता फुचिंग। और फुचिंग, उसकी इकलौती आंख दहक रही थी। धनुष टंकार अल्फासे के कंधे पर बैठा इस समय एक सिगार में कक्ष लगा रहा था। अल्फासे के साथ साथ चल रहे ठाकुर निर्भय सिंह और निर्भय सिंह के बराबर में चल रही थी पार्वती। ठाकुर साहब जान चुके थे कि पार्वती भी क्रांति दल में थी और उसका नंबर 50 था। 50 नंबर के रूप में पार्वती ने अनेक कार्य किए थे, परंतु इस समय नकाब की आवश्यकता नहीं थी। अल्फासे ठाकुर साहब और पार्वती कदम से कदम मिलाते हुए तेजी से सुरंग पार कर रहे थे। धनुष टंकार बिना अपने पैरों को कष्ट दिए ही उनके साथ साथ चल रहा था। क्रांति के देवता द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार उनका लक्ष्य एक ही था, स्वर्ण महल। जल्दी ही वे सुरंग छोड़कर पतली दरार में प्रविष्ट हो गए। दरार से आगे जाकर एक उसी प्रकार की सीढ़ी नजर आई जैसी ब्लैक बॉय और सविता ने फुचिंग के समीप पहुंचने के लिए पकड़ी थी। सबसे पहले धनुष टंकार ने अल्फासे के कंधे से जंप लगाई और उछलता हुआ फुर्ती के साथ सीढ़ी पर चढ़ता चला गया। उसके पीछे अल्फासे, ठाकुर साहब और पार्वती भी चढ़ते चले गए। जैसे ही धनुष टंकार सीढ़ी के सबसे अंतिम डंडे पर पहुंचा, सीढ़ी के समीप की दीवार धीमी सी गड़गड़ाहट के साथ एक और हट गई। एक के बाद एक सब उसी में समा गए। वह उस कक्ष का बाथरूम था जहां सम्राट रहा करते थे। चमचमाता हुआ बाथरूम काफी बड़ा था। अल्फासे ने देखा बाथरूम अंदर से लॉक था। यह देखकर अल्फासे बोला, इसका मतलब यह है कि वे लोग हमसे पहले स्वर्ण महल में पहुंच चुके हैं। बाथरूम का दरवाजा बंद होने पर यह साफ जाहिर है। ठाकुर साहब ने कहा, बेटे धनुष टंकार, अल्फासे बोला, तैयार हो जाओ। धनुष टंकार ने शरारत के साथ अपने तैयार होने का संकेत दिया। उसके पश्चात वे गुप्त बटन दबाए जो क्रांति के देवता ने उन सबको बताए थे। लोहे की सीढ़ियों द्वारा वे नीचे उतरे और उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए गुफा के उस स्थान तक पहुंच गए जिसके नीचे वह सर्पों वाला कुआं था। उन्हें रास्ता खोलने के लिए क्रांति के देवता ने गुप्त बटन की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बटन दबाया और गड़गड़ाहट के साथ फर्श अलग हो गया। उसी क्षण
राइफलों की गड़गड़ाहट से सारी गुफा दहल उठी। विद्युत गति से ठाकुर साहब अल्फासे और धनुष टंकार पत्थरों की बैक में हो गए, लेकिन पार्वती अपनी अधिक फुर्ती का परिचय नहीं दे सकी और उसके पैर में 2 गोलियां धस गई। एक चीख के साथ पार्वती धरती पर लुढ़क गई। अल्फासे और निर्भय सिंह की गनें भी तन गई। धनुष टंकार का धनुष हाथ में आ गया। तीनों अलग अलग 3 पत्थरों की बैक में थे। वे तीनों समझ चुके थे कि फायर गुफा के आगे वाले मोड़ पर से हो रहे थे। फायर करने वाले सैनिक मोड़ पर छुपे थे। गुफा में मशालों का प्रकाश था। नीचे कुएं तक पहुंचने का रास्ता खुला पड़ा था, लेकिन अब इस परिस्थिति में वहां तक पहुंचना संभव नजर नहीं आ रहा था। पार्वती अपने स्थान पर पड़ी करा रही थी। उसी समय मोड़ पर से एक सैनिक ने जाकर देखा। अल्फासे की गन ने एक बार खासकर उसके चेहरे के चिथड़े चिथड़े कर डाले। अब स्थिति यह थी कि मोर्चा दोनों ओर से जमा हुआ था। बीच में वह रास्ता था जिसके जरिए स्वर्ण महल तक पहुंचा जा सकता था। अल्फासे धरती पर लेट गया और वह अभी पार्वती की ओर रेंगना ही चाहता था कि क्या करते हो अल्फासे बेटे? ठाकुर साहब बोल पड़े। अल्फासे ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया और खुद इशारे से बताया कि वह घायल पार्वती को लेने जा रहा है। संकेतों के माध्यम से ही ठाकुर साहब ने इनकार कर दिया और इसके पश्चात वे अल्फासे को कुछ और समझाने लगे। कदाचित अल्फासे समझ गया और उनकी बातों से वह सहमत भी था। ठाकुर साहब पत्थर के पीछे रेंगकर गुफा के पीछे की ओर रेंग गए। कुछ ही देर पश्चात वे दोनों गुफाओं के जगह से दौड़ते हुए भागते चले जा रहे थे। गुप्त बटन दबाकर उन्होंने गुफाओं के कई स्थान खोले भी, जो साधारणतः देखने में बंद थे। 10 मिनट में ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस समय वे गुफा के एक मोड़ पर थे। उन्होंने धीरे से झांककर देखा। वे लगभग 15 सैनिक थे जो गुफा के एक अन्य मोड़ की दीवार से सटे हुए थे। आगे जाकर एक और मोड़ था और उस मोड़ के पास भी अल्फासे था। वे सब वे ही सैनिक थे जिन्होंने उन पर फायर किए और मोड़ पर ही सैनिक की लाश पड़ी थी। यह वही सैनिक था जिसका चेहरा अल्फासे ने तोड़ा था। इस समय ठाकुर साहब उन सबके पीछे थे। अधिक समय व्यर्थ करना ठाकुर निर्भय सिंह ने उचित नहीं समझा। उन्होंने गन सीधी की और उनकी गन गर्ज उठी। पलक झपकते ही सैनिक चीख चीख कर गिर उठे। सभी सैनिक मारे गए। निर्भय सिंह उछलकर बाहर आए। उधर से अल्फासे और धनुष टंकार भी आए। जल्दी करो, ठाकुर साहब तेजी से बोले। फायरों की आवाज से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारा हमला हो गया है। उसी समय लड़खड़ाती हुई पार्वती भी वहां आ गई। अरे पार्वती! ठाकुर साहब चौंककर उसकी ओर लपके। अरे पार्वती! ठाकुर साहब चौंककर उसकी ओर लपके। घबराइए मत महाराज, पार्वती संयम के साथ बोली। मैं केवल इसलिए वहां पड़ी रह गई थी क्योंकि अगर खड़ी हो जाती वे और गोलियां चला देते। 2 गोलियां लगी है। शाबाश पार्वती! आंसू भरी आंखों से ठाकुर साहब प्रशंसा कर उठे। जब तक हमारे देश में तुम्हारी तरह साहसी महिलाएं हैं, उस देश को कौन गुलाम बना सकता है। चलिए महाराज, स्वर्ण महल में चलें। पार्वती बोली। ठहरो, अल्फासे बोला। कुएं में जरूर इनका मोर्चा होगा। अल्फासे ने ठीक ही कहा था। सब ठिठक गए। इधर धनुष टंकार ने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सबने उसकी ओर देखा। वह संकेत से सबको कुछ समझा रहा था। अल्फासे समझ गया और समझकर मन ही मन धनुष टंकार की बुद्धि की प्रशंसा कर उठा। फिर धनुष टंकार के आइडिया से ही काम किया गया।
सैनिकों की लाशें को खदेड़कर वहां तक लाए जहां से कुएं का रास्ता था। अल्फासे ने एक मृत सैनिक के दोनों हाथ पैर पकड़े और कुएं में लटका दिया। घने गरज उठी। उस मृत सैनिक के जिस्म में अनेकों गोलियां भर गई। अल्फासे ने उसे कुएं में ही छोड़ दिया। वह नीचे कुएं में सर्पों के ऊपर जाकर गिरा। उसके बाद उन सैनिकों की लाशें भी कुएं की भेंट चढ़ा दी गई। हर लाश के साथ फायर होते। इससे स्पष्ट था कि कुएं में दुश्मनों का जबरदस्त मोर्चा है। अब वे कुएं में कैसे उतरे? स्वर्ण महल में कैसे पहुंचे? यह एक प्रश्न था जिसका उत्तर चारों के दिमाग खोज रहे थे। जब वे पहले पहले स्वर्ण महल में आए तो हर इंसान की आंखें आश्चर्य में फैल गई। सारे स्वर्ण महल में सैनिकों की संख्या किसी प्रकार से 80 से कम नहीं थी। स्वर्ण महल में जगह जगह सैनिकों की ड्यूटी लगा दी गई थी। यह सारा काम दो इंसानों के संचालन में हो रहा था, माइक और ग्रिफिक। वह रास्ता जहां से दुश्मन के पहुंचने का खतरा था, अर्थात वे लोग बाथरूम को अंदर से लॉक करके आए थे। इस स्वर्ण महल के ऊपर भी सैनिकों की ड्यूटी लगा रखी थी। स्वर्ण महल और कुएं की खिड़की पर तत्पर 5 सैनिकों की ड्यूटी लगा दी गई थी। किसी भी उस इंसान को घुसने के लिए जो कुएं में आने की चेष्टा करे। कुएं में 3 जंजीरें लटक रही थी जिनमें से 2 का बटन दबाकर दहका दिया गया था। दहकती हुई उन जंजीरों के लाल प्रकाश में कुएं का वातावरण अधिक भयानक लगता था। नीचे सर्प, नाग और कोबरे इत्यादि उसी प्रकार बिखरे पड़े थे। ग्रिफिक और माइक संपूर्ण स्वर्ण महल में घूम रहे थे और उनके दिमाग इस स्वर्ण महल को गुलशनगढ़ से बाहर निकालने के प्लान में उलझे हुए थे। ग्रिफिक रह रहकर अपनी गंजी चांद पर हाथ फेरता था। वह वही चांद थी जिसे क्रांति के देवता ने ऐसे बना दी थी मानो हरी हरी खेती को अचानक पाला मार गया हो। इस समय माइक और ग्रिफिक जिस कक्ष में थे, यह विस्फोट ठीक उनके बराबर वाले कक्ष की छत पर हुआ था। वे दोनों बड़ी तेजी से भागते हुए बाहर आए। विस्फोट कक्ष में से भागते हुए कई सैनिक बाहर आए। 2 सैनिक कक्ष में दबकर मर चुके थे। सारा कक्ष गर्द में भरा हुआ था। सोने की छत में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। सोना और सोने के साथ गुफा में पत्थर भी कक्ष में नीचे आ गिरे थे। उनमें दबकर 2 सैनिक मर चुके थे। स्वर्ण महल में मौजूद सैनिकों में भय फैल चुका था। धड़ाम धूम धूम, पुनः कानों के पर्दों को फाड़ देने वाले जबरदस्त विस्फोट। स्वर्ण महल के कई कक्षों की छतें एकदम गिर पड़ी। कई गैलरियों की छतें एकदम गिर पड़ी। संपूर्ण महल में आतंक सा फैल गया। सैनिकों की तो बात ही दूर, माइक ग्रिफिक जैसे इंसान भी कांप उठे। स्वर्ण महल के ऊपर हर जगह धमाके हो रहे थे। सैनिक दबकर मर रहे थे, आतंकित से इधर उधर भाग रहे थे। माइक और ग्रिफिक साथ साथ। इस समय वे एक विशाल आकृति के नीचे थे। धमाकों के साथ साथ सोना और सोने के साथ पत्थर भी स्वर्ण महल में आकर गिर रहे थे। ये सब किसी शक्तिशाली डायनामाइट द्वारा किया जा रहा था। ग्रिफिक माइक से बोला, वरना सोने की इतनी मोटी परत इस सरलता से नहीं गिर सकती। अब धमाके बंद हो गए थे। अधिकांश सैनिक मारे गए थे, कुछ ही शेष बचे थे और वे कहीं न कहीं दुबके हुए थे। कुएं की खिड़की पर बैठे हुए 5 सैनिक अभी तक सुरक्षित थे। अभी तक वहां अथवा उसके इर्द गिर्द कोई धमाका नहीं हुआ था। वे खैर मना ही रहे थे कि उनमें से एक सैनिक ने देखा एक दस्ती बम कुएं के ऊपर से लहराता हुआ नीचे कुएं के फर्श तक गया और सारा कुआं जबरदस्त विस्फोट से कांप उठा। सांप और कोबरों के जिस्म
चिथड़े चिथड़े होकर लहरा उठे। उसी पल वह खिड़की इस कदर कांपी कि पांचों सैनिक नीचे कुएं में जा गिरे। कुएं के अंदर से भयानक चीखों की आवाज़ गूंज रही थी। माइक और ग्रिपिक की समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में वे क्या करें। स्वर्ण महल की छतों में जगह जगह गड्ढे बन गए थे। स्वर्ण महल की दीवारों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची थी। इस समय माइक और ग्रिपिक को अपनी ही जान बचानी भारी हो रही थी। उनके रिवॉल्वर उनके हाथों में थे, परंतु इन रिवॉल्वरों का कैसे किस प्रकार प्रयोग करें। दुश्मन उनकी आंखों से ओझल था और इस स्वर्ण महल को उनकी कब्र बना रहा था। अचानक एक आहट सी हुई। माइक को वहां छोड़कर ग्रिपिक तेजी के साथ उधर भागा। रैट रैट रैट। जिधर आहट हुई थी उधर ही किसी की गन गरजी। स्वर्ण महल के सन्नाटे में इंसान की अंतिम चीख गूंज उठी। ग्रिपिक उस कक्ष तक पहुंच गया। उसने देखा वह पार्वती थी, जिसने नीचे कूदते ही अपनी गन से मलबे के उधर घूमते सैनिकों को मौत से घाट उतार दिया था। पलक झपकते ही ग्रिपिक के रिवॉल्वर ने दो शोले उगले। जय गुलशन पार्वती के मुंह से निकला और अपने सीने पर दो गोलियां खाकर वह मलबे पर लुढ़क गई। ग्रिपिक एक छत के टूटे भाग से ठाकुर निर्भय सिंह यह दृश्य देखकर चीख पड़े। बड़ी तेजी से ग्रिपिक उधर पलटा, लेकिन पलक झपकते ही ठाकुर साहब उसके ऊपर कूदे थे। ग्रिपिक ने विद्युत गति से रिवॉल्वर को सीधा किया, लेकिन तभी एक गोली उसके रिवॉल्वर पर आ लगी। उसका रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरा। यह फायर एक अन्य कक्ष की आड़ से अल्फासे ने किया था। तभी एक ओर से 5 सैनिक निकले। अल्फासे का ध्यान उसी ओर गया। माइक ने निर्भय सिंह से लड़ते हुए ग्रिपिक को वहीं छोड़ा और खुद मलबे पर चढ़ता हुआ एक दूसरे कक्ष में भागता चला गया। अपने दूसरे होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया था। इधर अल्फासे ने अंधाधुंध फायर करके 3 सैनिकों को निपटा दिया था, परंतु शेष सैनिकों ने स्वर्ण दीवारों की ओट ले ली थी। अल्फासे उन्हीं के चक्कर में था, क्योंकि अगर वह अपने स्थान से हटता तो कोई भी सैनिक ग्रिपिक से लड़ते हुए ठाकुर साहब को गोली मार सकता था। इस चक्कर में वह माइक की ओर ध्यान नहीं दे सका था और माइक वह हाथ में रिवॉल्वर लिए भागा जा रहा था। अचानक उसके सामने धनुष टंकार आया। धनुष टंकार ने तेजी से अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई, किंतु माइक उससे अधिक फुर्तीला निकला। बड़ी तेजी से उसके रिवॉल्वर ने दो शोले उगले। धनुष टंकार के मुंह से एक किलकारी सी निकली और वह मलबे के नीचे तक लुढ़कता चला गया। माइक ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और तेजी से भागता चला गया। कुछ ही देर बाद वह स्वर्ण महल से निकलकर गुफा में आ गया। चारों ओर भयानक धमाके और गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी। माइक भागता जा रहा था। उसकी समझ में आ रहा था कि अब गुलशनगढ़ से जान बचाकर भागना ही श्रेयकर है। और उधर ठाकुर साहब और ग्रिपिक बुरी तरह लिपटे हुए थे। शारीरिक शक्ति में ग्रिपिक किसी भी प्रकार ठाकुर साहब से अधिक नहीं था। अल्फासे की गन रह रहकर सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। वह एक एक करके उन सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका था जो उसके सामने मोर्चा जमाए खड़े थे। तब उसका ध्यान माइक की ओर गया, किंतु माइक गायब था। उसके बाद अल्फासे ने स्वर्ण महल में मौजूद सैनिकों को चुन चुन कर मारा। एक भी सैनिक उसने जिंदा नहीं छोड़ा और वह पूरे स्वर्ण महल में घूमकर पुनः उसी कक्ष में आ गया जहां निर्भय सिंह और ग्रिपिक अभी तक भिड़े हुए थे। अचानक निर्भय सिंह ने ग्रिपिक को उठाया और स्वर्ण फर्श पर पटक दिया।
कृपिक की गंजी खोपड़ी फट गई। वह तेजी से उठा, लेकिन जब तक निर्भय सिंह अपनी कटार खींच चुके थे, अभी कृपिक संभल भी नहीं पाया था कि बिजली की सी गति से ठाकुर निर्भय सिंह का कटार वाला हाथ चला और खचाक, कटार कृपिक के चेहरे में घस गई। हत्या करने का यह ढंग ठाकुर निर्भय सिंह का बहुत पुराना ढंग था। कृपिक के कंठ से एक बेहद मार्मिक चीख निकल गई। कटार उसकी एक आंख फोड़ती हुई अंदर घस गई। ठाकुर साहब ने कटार खींची और बड़ी बेरहमी के साथ कृपिक का सारा चेहरा चीर फाड़ डाल दिया। कृपिक का मृत जिस्म स्वर्ण फर्श पर जा गिरा। ठाकुर साहब ने कृपिक का चेहरा इस प्रकार चीर फाड़ कर उधेड़ डाला था कि इस समय उसे पहचानना भी संभव नहीं था। हाथ में खून से सनी कटा लिए लहूलुहान ठाकुर साहब फूली हुई सांस के साथ फर्श पर पड़े थे। अपने शत्रु को देख रहे थे। घन झुकाए अल्फा से ध्यान से ठाकुर साहब को देखता रहा। तब जबकि ठाकुर साहब ने खुद पर संयम पा लिया, वे अल्फा से की ओर मुड़कर बोले, ये वो जासूस है बेटे जिस पर इंग्लैंड नाच करता था। स्वर्ण महल में अब हमारा राज्य है पिताजी। अल्फासे ने आदर के साथ बोला। धनुष टंकार कहाँ है? ठाकुर साहब ने प्रश्न किया। उप, किसी ने 2 गोलियां मार दी हैं, अल्फासे ने कहा। लेकिन वो भी विकास का पक्का चेला है। मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ है। अभी तक बेहोश है। हमें दुख है अल्फासे बेटे कि हम पार्वती को नहीं बचा सके। कहते हुए ठाकुर साहब की आवाज़ भर्रा गई। गुलशनगढ़ की जंगे आज़ादी में पार्वती का नाम उन शहीदों में होगा जिन्होंने अपने खून से इस गुलशन की आज़ादी को सींचा है। पता नहीं बाकी 3 मोर्चों पर क्या क्या होगा। ठाकुर साहब बुदबुदाए। अल्फा से क्या जवाब देता, जबकि इस प्रश्न का खुद उसके पास जवाब नहीं था। नहीं वर्षिजा, अप्राचित ढंग से फुचिंग ब्लैक बॉय के पीछे देखकर चीखा। बिजली की सी गति से ब्लैक बॉय पीछे पलटा और बस यही वह धोखा खा गया। भयानक तेजी के साथ फुचिंग ने उस पर जंप लगा दी। ब्लैक बॉय अपने पीछे किसी को न पाकर फुचिंग की चाल समझा और फुर्ती के साथ अभी पलट ही रहा था कि हवा में लहराता हुआ फुचिंग उसके ऊपर जाकर गिरा। एक झटके के साथ ब्लैक बॉय के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर फर्श पर गिर गया। बड़ी फुर्ती के साथ फुचिंग ने एक कैरेट उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर मारा था और दूसरे हाथ का मजबूत गूसा ब्लैक बॉय की कनपटी पर पड़ा। नतमस्तक सा ब्लैक बॉय दूसरी ओर उलट गया। सविता तेजी के साथ फर्श पर पड़े रिवॉल्वर पर झपटी, लेकिन फुचिंग, चीनी विजय कहलाने वाला यह खूंखार चीनी जासूस इस समय आवश्यकता से कुछ अधिक ही सतर्क था। इसके पूर्व की सविता रिवॉल्वर तक पहुंच पाए, फुचिंग की एक ठोकर उसके चेहरे से टकराई। एक चीख के साथ वह दूसरी ओर उलट गई। फुचिंग किसी भी प्रकार कम नहीं था। वह अगर विकास से मात खाता था तो केवल इसलिए कि न जाने क्यों विकास के सामने आते ही उसका मनोबल टूट जाता था। इस समय फुचिंग के जिस्म का हर भाग विद्युत वेग से कार्य कर रहा था। इधर ब्लैक बॉय भी तेजी के साथ पलटा, मगर तब तक फुचिंग रिवॉल्वर न केवल संभाल चुका था, बल्कि बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसने लक्ष्य ब्लैक बॉय को बनाया और पिट। बेटे, चीख पड़ी सविता, और इस समय सविता की फुर्ती देखने लायक थी। गोली से अधिक तेजी के साथ वह गोली और अपने बेटे के बीच आ गई। गोली फड़ाक से सविता के माथे पर घस गई। सविता के कंठ से एक चीख निकली। ब्लैक बॉय ने अपनी मरती हुई माँ को तुरंत अपनी बाहों में संभाल लिया। मरते मरते सविता बुदबुदा उठी, बदला बेटे, बदला बेटे, बदला लो। और उसकी माँ की लाश उसकी हाथों में झूल गई। फुचिंग हतप्रभ सा खड़ा रह गया।
इन पलों में वह यही सोचता रह गया कि उसने गोली मारी किसे थी और लगी किसे। फिर जैसे उसे होश आया, बड़ी फुर्ती के साथ उसने रिवॉल्वर ताना, लेकिन इधर जैसे पागल हो गया था अजय। दुनिया भर की भयानकता जैसे उसी में सिमट आई थी। पल भर में उसका चेहरा सुर्ख होता चला गया, आंखें लाल हो गई। इधर फुचिंग ने फायर किया, उधर ब्लैक बॉय ने सविता का जिस्म फुचिंग पर फेंककर मारा। एक और गोली सविता के मृत जिस्म में घस गई, परंतु ब्लैक बॉय ने जिस्म इस ढंग से फेंका था कि सीधा फुचिंग के ऊपर जाकर गिरा। फुचिंग बौखला गया। उसी पल हवा में सन्नाकर ब्लैक बॉय की ठोकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पे लगी। रिवॉल्वर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अभी फुचिंग संभल भी नहीं पाया था कि जबड़े पर पड़ने वाले ब्लैक बॉय के गूसे ने उसे न केवल सारे तारे दिखा दिए, बल्कि कई फीट हवा में उछाल दिया। धड़ाम से फुचिंग फर्श पर आ गिरा और ब्लैक बॉय पर तो जैसे खून सवार था। वह बेहद खतरनाक स्वर में गुर्राया, माँ कसम फुचिंग, विकास के हाथ से तो तुम हर बार किसी न किसी तरह बच गए, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। गिन गिन कर बदला लूँगा, मुन्ना और गुड़िया के खून का बदला, अपनी माँ की हत्या का बदला। और इसी बीच उछलकर खड़ा हो गया था फुचिंग। उसने देखा अजय के रूप में मानो सामने कसाई खड़ा था। फुचिंग का नाक कान रहित चेहरा और भी अधिक भयानक हो गया। उसने तेजी से फर्श पर पड़े रिवॉल्वर पर जंप लगाई, लेकिन तभी उसके जबड़े पर ब्लैक बॉय के बूट की जोरदार ठोकर पड़ी। चीखकर फुचिंग दूसरी ओर उलट गया। हरामजादे, चीख पड़ा अजय, तेरी मौत निश्चित है। फुचिंग का गोरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। अभी वह उठने की चेष्टा ही कर रहा था कि ब्लैक बॉय ने पुनः उस पर जंप लगा दी। उसके बाद दोनों गुद गए। ब्लैक बॉय पर जैसे खून हावी था। फुचिंग की सारी फुर्ती और सतर्कता धरी रह गई थी। ब्लैक बॉय इस समय पागल हो गया था कि उसने फुचिंग को संभलने का अवसर भी नहीं दिया। फुचिंग ने 1000 प्रयास किए, किंतु विफल रहा। बावलेपन में ब्लैक बॉय उसे बार बार उठाता और फर्श पर दे मारता। फुचिंग की चीखों से कमरा गूंज उठा, लेकिन तब तक राजमहल के बाहर और नीचे से फायर की आवाज़ गूंजने लगी थी। अतः कमरे के बाहर फुचिंग की चीखें कोई नहीं सुन रहा था। फायर की आवाज़ें स्पष्ट बता रही थी कि राजमहल के बाहर और स्वर्ण महल में ज़बरदस्त युद्ध छिड़ चुका है, मगर इस बात की ब्लैक बॉय को जैसे परवाह ही नहीं थी। वह बार बार फुचिंग को उठाता और फर्श पर दे मारता। फुचिंग की हालत खस्ता हो गई थी। 15 मिनट में ही ब्लैक बॉय ने न केवल उसे लहूलुहान कर दिया था, बल्कि ढीला भी कर दिया था। फुचिंग की वह स्थिति हो चुकी थी कि वह चाहकर भी अब अपने जिस्म का कोई हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। ब्लैक बॉय ने उसे अंतिम बार पटका और उसकी छाती पर खड़ा होकर फर्श पर पड़े फुचिंग को गूंथता रहा। 5 ठर्रा बोतलों के नशेबाज के भांति फुचिंग झूमता हुआ खड़ा हुआ। उसी पल जैसे एक बार फिर ब्लैक बॉय के जिस्म में बिजली भर गई। बड़ी तेजी से उसकी एक उंगली चली और ब्लैक बॉय की उंगली फुचिंग की इकलौती आंख में घस गई। फुचिंग के कंठ से बेहद मार्मिक चीख निकली। ब्लैक बॉय की उंगली उसकी आंख में घसी हुई थी। आंख फूट चुकी थी। गर्म रक्त का फवारा बह रहा था। असहनीय दर्द से फुचिंग मचल रहा था, डकार रहा था, लेकिन ब्लैक बॉय तो जैसे इंसान से भेड़िए में बदल चुका था। उसने फुचिंग की आंख में उंगली को घुमा दिया। फुचिंग दर्द से बिलबिला उठा, तड़प उठा और ब्लैक बॉय ने उंगली खींच ली। अंधा फुचिंग चीख रहा था, मौत की भीख मांग रहा था। भैरव प्रसाद पर किया अत्याचार याद है।
जो बॉन्ड ने किया था। कुर्राते हुए ब्लैक बॉय ने अपनी जेब से चाकू निकालकर खोल दिया। मगर तू मेरे हाथ लगा है, कहते हुए उसने चाकू फुचिंग के सीने में घुसेड़ दिया और फिर पेट तक खींचता ही चला गया। चाकू फिर खींचा और सीने में घुसेड़ दिया और फिर पेट तक खींचता चला गया। चाकू फिर खींचा और सीने में घुसेड़ दिया और फिर पेट तक खींचता ही चला गया। चाकू फिर खींचा और इस बार फुचिंग के सिर में घुसेड़कर नाक के पास लाता हुआ खींचता चला गया। इस क्रिया के बाद फुचिंग की चीखें पूर्णतया समाप्त हो गई थी। वह मर चुका था। उसकी लाश तड़ाम से कक्ष के फर्श पर गिरी। मगर ब्लैक बॉय तो इतना पागल हो गया था कि उसने फुचिंग की लाश को चाकुओं से गोद डाला था। 5 मिनट पश्चात जब वह फुचिंग की लाश के पास से उठा तो फुचिंग के जिस्म का हर रंग अलग अलग पड़ा था। चाकू से कटा हुआ उधड़ा हुआ चेहरा 2 भागों में बटा दर्द से अलग पड़ा था। दोनों बाहें अलग, दोनों पैर अलग और उनके इर्द गिर्द ही पड़ी थी उसके हाथ पैरों की 20 उंगलियां। एक तरफ अलग पड़ा फुचिंग का लिंग। लाश के उन टुकड़ों के समीप से अलग होकर ब्लैक बॉय ने उसे देखा। झुंझलाकर उसने चाकू फुचिंग के धड़ पर फेंक कर मारा। चाकू उसके गोश्त में घस गया, मगर इस तरफ कोई ध्यान न देकर वह झुका और फुचिंग के चेहरे का आधा भाग उठाकर अपनी माँ की लाश की ओर मुड़ा। वातावरण निरंतर फायरों और धमाकों की आवाज़ से गूंज रहा था, मगर मानो वह भयंकर विस्फोट ब्लैक बॉय के कानों तक नहीं पहुँचे थे। ब्लैक बॉय के कानों तक पहुँचे ही नहीं थे। वह तो हाथ में फुचिंग का आधा चेहरा लिए अपनी माँ की लाश की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ के चरणों की ओर पहुँचा तथा फुचिंग का चेहरा उसके पैरों में रखकर बोला, ले माँ, यह है तेरा व तेरे बच्चों का हत्यारा। मैंने बदला ले लिया माँ, बदला ले लिया। और यह कहने के साथ ब्लैक बॉय फूट फूट कर रो पड़ा। अपनी माँ की लाश से वह पागलों के भांति लिपट लिपट कर रोने लगा। कुछ ही पल पूर्व जो इंसान भयानक और कसाई लग रहा था, इस समय वह किसी अबोध बालक के समान माँ के शव से लिपट लिपट कर रो रहा था। जिन आँखों में कुछ ही देर पूर्व खून था, वहाँ अब आंसू थे। आंसू। सारी दुनिया से बेखबर ब्लैक बॉय रो रहा था। कलेजे को दहला देने वाले धमाके, कान के पर्दों को चीर देने वाले विस्फोट से सारा वातावरण काँप रहा था। क्रांतिकारी और तानाशाह भिड़ चुके थे। दोनों ओर से गोलियां सनसना रही थी। इंसान गाजर मूलियों की तरह कट रहे थे। वह रात उस रात से भी भयानक थी जब गुलशनगढ़ पर इन 3 हत्याचारी देशों ने हमला किया था। चांदनी रात में होता हुआ जंगे आज़ादी का यह भयानक युद्ध किसी विश्व युद्ध से भयानक था। आज़ादी के परवानों को अपनी चिंता नहीं थी। टैंकों के मुंह खुले हुए थे। वातावरण में गोलियां दनदना रही थी। सारा गुलशनगढ़ भयंकर धमाकों से काँप रहा था। राजमहल के चारों ओर का विशाल मैदान भयानक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। मानवता चीख रही थी। इंसान चिल्ला रहे थे, मगर गगन में चंद्रमा सीना ताने इस भयानक युद्ध को देख रहा था। मानो हत्याचारियों के नाश पर वह मुस्कुरा रहा हो। चीखें, धमाके, चित्कार, विस्फोट, गोलियां, बम, टैंक का कमाल, गरजती हुई राइफलें, चीखते हुए टैंक और उसके चुंगल में फंसे इंसान, चीखती हुई इंसानियत, बस यही सब कुछ था। मौत का तांडव नृत्य उस मैदान में हो रहा था। मैदान लाशों से पटा पड़ा था, मगर फिर भी हत्याचारी हत्याचार किए जा रहे थे और क्रांतिकारी आज पागल होकर जंगे आज़ादी के मैदान में खून बहा रहे थे। हर इंसान पर खून सवार था।
कोई क्रांतिकारी अपने सीने पर गोली खाकर जय गुलशन कहता हुआ अपनी माँ के आंचल में सो जाता। माँ गर्व से मुस्कुरा उठती और फिर देखती अपने बेटों का कमाल। शेरा, गुलफाम, जेब्रा और रघुनाथ, इन चारों ने अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ 4 मोर्चे संभाल रखे थे। इस समय शेरा दुश्मन के एक टैंक को अपने टैंक के निशाने पर लेने की चेष्टा कर रहा था। चारों ओर गोलियां और धमाकों का शोर था, मगर शेरा का पूरा ध्यान उस टैंक पर था जो रह रहकर गोला उगल रहा था और उसके साथियों को चोट पहुंचा रहा था। ठीक निशाने पर लेकर शेरसिंह ने बटन दबा दिया। कान के पर्दों को फाड़ देने वाला एक भयंकर विस्फोट, भयानक आग की चिंगारियां और टैंक के चिथड़े हवा में लहरा उठे। अपना करिश्मा देखकर शेरा प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह उसकी दूसरी सफलता थी। इससे पहले भी वह दुश्मन का एक टैंक नष्ट कर चुका था। इधर एक टैंक को रघुनाथ ने अपने टैंक का निशाना बनाकर उड़ा दिया था। इस समय दुश्मन के पास 2 टैंक थे। क्रांतिकारियों के दोनों टैंक अभी भी सुरक्षित थे। तानाशाही फौज के पांव मैदान से उखड़ते जा रहे थे। टैंक संभालकर एक तरफ से शेरा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ से सुपर रघुनाथ, एक तरफ से मारकाट मचाता हुआ गुलफाम बढ़ रहा था और दूसरी ओर से जेब्रा। शेरा इस बार टैंक को निशाने पर लेने की चेष्टा कर रहा था, मगर इस बार वह जरा चूक गया और इस चूक का परिणाम बड़ा भयानक परिणाम था। उसका पूरा ध्यान उसी टैंक की ओर था कि दुश्मन ने दूसरे टैंक से उसे निशाने पर लिया और शेरा के बटन दबाने से पहले ही एक गोला हवा में सनसनाकर उसके टैंक से टकरा गया। फिर वही जबरदस्त विस्फोट, टैंक के पुर्जे हवा में लहरा गए और साथ में लहरा गया शेरा का जिस्म। बल्कि शेरा के जिस्म के चीथड़े वतन के लिए अपने पिता को मार देने वाले महान क्रांतिकारी के जिस्म के चीथड़े हवा में बिखर गए। शेरा शहीद हो गया, लेकिन इस शहीद का बदला लिया रघुनाथ ने। उसके निशाने पर पहले से ही वह टैंक था जिसने शेरा को निशाना बनाया था। इधर उसने शेरा के टैंक को उड़ाया, उधर रघुनाथ ने उस टैंक के पुर्जे को हवा में उड़ा दिया। तभी रघुनाथ ने देखा चांदनी रात में एक दस्ती बम लहराया। हवा में लहराता हुआ दस्ती बम सीधा उसकी टैंक की ओर आ रहा था। रघुनाथ ने टैंक से बाहर जंप लगा दी। उसी पल दस्ती बम टैंक पर आकर गिरा। टैंक उस ढंग से नष्ट नहीं हुआ जिस तरह टैंक गोले से होता था। अलबत्ता टैंक बेकार अवश्य हो गया। रघुनाथ सुरक्षित धरती पर आकर गिरा और पल भर में उछलकर धरती पर खड़ा हो गया। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।